हाँ तो प्यारे बच्चों और भाइयों, बेटाओं, बेटियों, बच्चों आज की क्लास जो, या यूं कह दूं कि जो टॉपिक अपना चल रहा था परमाणु संरचना, उसकी आज की जो कड़ी के अंदर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। और वो बात हम किसके बारे में करेंगे? हम करेंगे परमाणु जो मॉडल हैं, परमाणु मॉडल के विकास। यारों, परमाणु के बारे में आपको मालूम है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि डाल्टन अंकल ने सबसे पहले 1805 के अंदर परमाणु के बारे में कहा। और डाल्टन ने अपनी परमाणुवाद थ्योरी के अंदर क्या कहा था मित्रों? आपको पता ही है क्या कहा था कि परमाणु जो है वो परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है। यानी जो प्रकृति के अंदर जो पदार्थ है वो पदार्थ सभी अविभाज्य कण से मिलकर बने हुए हैं, जो परमाणु। बाद में इस थ्योरी का अंत हुआ, क्योंकि आप जानते हो परमाणु भी सब विभाजित होता है अब परमाणु कणों में। तो परमाणु चूंकि अब परमाणु कणों में विभाजित होता है, तो भैया परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब होते हैं। तो भाई ये अवधारणा गई। अब जब सब प्रोटॉनिक, यानी कहने का मतलब अब परमाणु कणों की, यानी कि कहने का मतलब परमाणु के कणों की जब इस प्रकार से खोज हुई, ठीक है, मतलब बार 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 कोई प्रोटॉन खोज रहा है, कोई न्यूट्रॉन खोज रहा है, कोई क्या खोज रहा है, तो ये आवश्यकता महसूस हुई कि यार ये जो कण जो हैं, अब परमाणु कण हैं, इनकी व्यवस्था परमाणु में क्या होगी, कैसा होगा परमाणु, कैसा दिखता होगा, ये बारे में सोचा गया। और इस सोच को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया, लेकिन जो इनमें सबसे ज्यादा प्रमुखता से जिसका नाम आता है, जिसे तुम जानते हो, तो तुमने पढ़ा होगा बचपन में, तो ये है मेरे मित्रों, भाई साहब क्या नाम आया? सबसे पहले थॉमसन दादा आए। ठीक है, थॉमसन भैया सबसे पहले उनका, ठीक, थॉमसन, थॉम 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 थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। भैया थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप सबसे पहले आया। और थॉमसन के इस परमाणु प्रतिरूप को किस नाम से जाना गया? ये भी थे जानो हो रे भायाओ, ये थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप को नाम जाना गया प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना गया। हम हिंदुस्तानी इसको इसका देसी संस्करण बोल देते हैं, और वो है वाटरमेलन मॉडल, यानी तरबूज, तरबूज या मोतीचूर का लड्डू, तरबूज मॉडल हम ये मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में खाई जाती है। ठीक है, हम लोग जानते नहीं है यार ये प्लम पुडिंग होता क्या है, तो हम लोग इसको बोलते हैं तरबूज मॉडल। ये तरबूज मॉडल हम लोग बात करते हैं। तो थॉमसन अंकल ने क्या कहा था? थॉमसन ने कहा था कि परमाणु क्या, परमाणु, परमाणु एक धनावेशित गोला है, और उस परमाणु के धनावेशित गोले में जगह जगह पर, जगह जगह पर, जगह जगह पर क्या वितरित हैं? ऋणायन जो कण हैं वो वितरित हैं। जैसे कि प्लम पुडिंग मॉडल में, यानी प्लम पुडिंग जो मिठाई है, इसमें क्या होती है? प्लम्स होते हैं। ठीक है, या मैं कह दूं कि हमारा जो ये तरबूज है जी, ये तरबूजों का जो लाल भाग है जी, ये तो क्या हो गया? ये तो धनावेशित गोला हो गया। और इसके अंदर जो बीज धसे हुए हैं, वो बीज क्या हो गए? वो बीज हो गए ऋणात्मक कण। तो यार ये प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल आपको ये बतलाता है कि परमाणु क्या है? परमाणु क्या है सर? धनावेशित गोला है, धनावेशित गोला। ठीक है, परमाणु धनावेशित गोला है जी। और इसमें क्या है? इसमें परमाणु जो धनावेशित गोला है, इसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, वितरित रहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। ठीक है, और भैया ये जो इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि परमाणु धनावेशित गोला है तो परमाणु को इसने कहा धनावेश पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं है।
ये इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके धनावेशित भाग को उदासीन कर देते हैं, तो हमारा जो परमाणु है वो परमाणु कैसा है? इस भाई ने कहा परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यानी जो धनावेशित भाग है उस धनावेशित भाग को, ये ऋणात्मक कण है उसको आप इलेक्ट्रॉन कहते हो, ये क्या कर रहा है? उसको संतुलित कर रहा है, उसको उदासीन कर रहा है। तो परमाणु कैसा है? विद्युत उदासीन होता है। ये मॉडल बहुत लंबे समय तक चलता रहा, लोग बाग इसको मानते रहे। उसके बाद जो मॉडल पेश हुआ, जो आया मॉडल, वो था साहब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड जो था, उसने क्या किया बेटा, इस परमाणु के मॉडल को ज्ञात करने के लिए, मैं कहानी पे नहीं जाना चाहता कि रदरफोर्ड ने क्या किया, कितना किया, मतलब कैसे उसको विचार आए, ठीक है। तो मेरे भक्तों, मेरे बच्चों, रदरफोर्ड ने क्या किया दोस्त? रदरफोर्ड ने परमाणु के मॉडल को ज्ञात करने के लिए एक सोने की पतली पन्नी का चुनाव किया। सोने की पतली पन्नी पर क्या किया गया? सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई। टेढ़ी में धर्मी पदार्थ से अल्फा कणों की बौछार कराई गई, और उसके इस प्रेक्षण को देखने के लिए उसने उसके चारों तरफ क्या किया? एक बेटा पर्दा लगाया, प्रतिदीप्तिशील पर्दा, फ्लोरोसेंट जो है स्क्रीन उसने लगाई। वो जो प्रतिदीप्तिशील पर्दा था मेरे भाई, वो प्रतिदीप्तिशील पर्दा, यानी यूं कह सकता हूं जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा था। आप प्रतिदीप्तिशील पर्दे के बारे में जानते होंगे, मैंने विसर्जन नलिका में भी आपको बतलाया था। इस पर्दे में क्या होता है, जब कोई पार्टिकल जाके टकराएगा, चमक उत्पन्न होगी और ये पता लगेगा हाँ भाई कोई पार्टिकल टकरा रहा है। मित्रों, बच्चों, जल्दी से मेरे शेर शेरनियों, आप क्या कीजिए मेरे मित्रों, इसको आप लोग नोट कीजिए। आप इसको नोट कर रहे हैं तो हम आपके लिए रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप आगे पेश करते हैं। तो चलिए, पेश खिदमत है, आप पहले इसको जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। आ जाइए। अब हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या है साहब? हमारे पास जो बात हम लोग करेंगे, अब हम आएंगे इस बात पे, हम अब आ रहे हैं मेरे भाई किस पे? रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप पे। रदरफोर्ड आ गया जी अब तो। रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप जो है उसको ज्ञात करने के लिए मैं थोड़ा सा चित्र बना देता हूं आपको, कि भाई देख, ये तो है एक सोने की पतली पन्नी, ऐसे, ठीक है। ये सोने की पतली पन्नी है जी, राइट, आलियो साहब। और इस पर रेडियोधर्मी पदार्थ जो है, इससे इसने ये स्लिट मान लीजिए, ये स्लिट है, और यहां से रेडियोधर्मी पदार्थों की बौछार उस भैया ने करवाई, और पूरा रिजल्ट देखने के लिए और इस तरह से चारों तरफ प्रतिदीप्तिशील पर्दा लगा दिया, ठीक है। ये कौन सा पर्दा है सर? ये है प्रतिदीप्तिशील पर्दा, प्रतिदीप्तिशील पर्दा, फ्लोरोसेंट स्क्रीन उसने लगा दी। ये क्या होती है? जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा होता है। और ये क्या है? ये है आपका रेडियो, रेडियो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, रेडियोधर्मी स्रोत है ये ली। और यहां से क्या निकाले गए? अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा कण याद किए गए, जो द्विधनावेशित हीलियम कण होते हैं। और ये है सर सोने की पतली पन्नी, सोने की पतली, क्या है? सोने की पतली पन्नी, लो, ठीक है। ये भैया उसने इस तरह से व्यवस्था की और उसने देखा। अब आप ये देखिएगा, जब उसने ये प्रयोग किए, तो बेटा प्रयोग करने पर उसको 3 प्रकार के प्रेक्षण प्राप्त हुए थे। पहला प्रेक्षण उसको क्या मिला? पहला प्रेक्षण ये मिला कि अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण, ठीक है, सोने की पतली पन्नी में से, सोने की पतली पन्नी में से
सीधे ही निकल गए, सीधे ही निकल गए। अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी में से सीधे ही निकल गए, यानी सीधे पार हो गए। कुछ अल्फा कण विक्षेपित हुए और कुछ अल्फा कण जो थे वो बेटा जिस मार्ग पे गए थे उसी मार्ग पर वो वापस लौट आए। ठीक है, ये कहते हैं अनुमान है कि 20,000 अल्फा कणों में से एक या दो अल्फा कण ऐसे थे जो कि वापस जिस मार्ग पे गए 180 डिग्री के एंगल पे वापस लौट आए। ठीक है, चलिए इस बात को भी हम लोग चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं। चलिए इसको भी एक चित्र अपन इस तरह से लेते हैं बेटा, है ना। देखो कैसे ले रहा हूं मैं चित्र, आप देखिएगा सर। ठीक है, आ, ये लीजिए। ठीक है, ये केंद्रीय भाग है और अल्फा कण सीधे ही निकल गए और जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा है। ठीक है, अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए इस तरह से, ये चीज क्यों नहीं। ठीक है, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा कण द्विधनावेशित हीलियम कण। ठीक, तो जो अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए, ठीक है, सीधे गुजर गए, सीधे ही निकल गए। ठीक है, इससे क्या पता लगा जब सीधे ही गुजर गए, सीधे ही निकल गए, तो इससे क्या आइडिया लगा बेटा, इससे आइडिया लगा कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता, अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त। थॉमसन भैया जो कह रहे थे कि परमाणु एक ठोस धनावेशित गोला है, तो उसके विपरीत यहां पर रदरफोर्ड अंकल इस बात को ये कहते हैं कि सब अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, रिक्त होता है। बेटा इनमें से कुछ अल्फा कण, इनमें से कुछ अल्फा कण देखिए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो, ये कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो। बेटा अगर अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो रहा है, यानी अपने मार्ग से अगर मुड़ गया, इसका मतलब अल्फा कणों पे कैसा आवेश है, धनावेश। और अगर वो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाता है, इट मींस अल्फा कणों पर कैसा आवेश है, धनावेश। तो भैया हो ये हो ना हो ऐसा है, थॉमसन बाबा कह रहे थे कि पूरे परमाणु पर धनावेश फैला रहता है। इन्होंने कहा कि पूरे परमाणु पर तो धनावेश फैला नहीं रहता, हाँ परमाणु के अंदर कोई ऐसा सूक्ष्म धनावेश भाग होता है, क्या होता है, बहुत अत्यंत सूक्ष्म एक धनावेश भाग परमाणु के अंदर मौजूद होता है, जिसका आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में क्या होता है साहब, नगण्य होता है। ठीक है भाई, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, तो उन्होंने क्या आइडिया लगाया, उन्होंने ये आइडिया लगाया या उन्होंने ये प्रेक्षण पेश किया कि भैया ऐसा है कि परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म धनावेशित भाग मौजूद रहता है और उस सूक्ष्म धनावेशित भाग का जो आयतन है वो परमाणु के आयतन की तुलना में क्या होता है दोस्त, नगण्य हो। बाद में इसने रदरफोर्ड ने जो सूक्ष्म धनावेशित भाग जो है, उस सूक्ष्म धनावेशित भाग को उसने क्या कहा, नाभिक। उसने कहा कि भाई वो नाभिक है, तो भैया नाभिक का खोज करने का श्रेय, नाभिक के खोज करने का श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को नाभिक का खोज करने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए दूसरी बात लिख रहा हूं सर। ठीक है, कि कुछ अल्फा कण, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, विक्षेपित, विक्षेपित का मतलब मुड़ जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। तो यहां से उस भाई साहब को ये आइडिया आया कि परमाणु के केंद्र में अत्यंत सूक्ष्म धनावेशित भाग उपस्थित होता है।
परमाणु के केंद्र में अत्यंत सूक्ष्म धनावेशित भाग उपस्थित होता है। इसे बाद में क्या कहा गया? नाभिक कहा गया। नाभिक कहा गया। इसे कहा गया नाभिक। ये भाई वो नाभिक है। और यहां पर मैं आपको बतला दूं, गणना करके ये पता लगाया गया कि परमाणु का जो आकार है, अगर हम कहें कि परमाणु का आकार ये है, तो जो नाभिक है साहब, नाभिक का जो आकार है वो 10 की घात -15। ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि 10 की घात 5 गुना छोटा है नाभिक। ये कहा जाता है कि साहब एक बहुत मतलब 10 की घात 5 किलोमीटर, ठीक है, 10 की घात 5 किलोमीटर, या कह दूं 10 की घात 5 मीटर मान लो यार, 10 की घात 5 मीटर जो है, ठीक है, वो हम लोग एक बड़े व्यास वाला एक स्टेडियम है, ठीक है, और उसके केंद्र के अंदर एक बॉल रखी हुई है। वो बॉल तो हो गई नाभिक, और ये जो संपूर्ण, तो आप बता रहे हो कि ये जो जितना भी ये मतलब इतना इतना जो फैला हुआ जो है 10 की घात 5 मीटर, ठीक है, ये क्या है साहब? आपका स्टेडियम। तो इतना छोटा नाभिक होता है, तो परमाणु के आकार की तुलना में, परमाणु के आयतन की तुलना में हम लोग उसको क्या मान के चल सकते हैं साहब? नगण्य मान। ठीक है। तो ये दूसरी बात भैया ने कहा कि भाई परमाणु संपूर्ण रूप से धनावेशित नहीं है। हाँ, परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग मौजूद होता है, जिसको आप क्या कहते हो? अरे क्या कहते हो? उसको हम कहते हैं नाभिक। ठीक है। तीसरा जो उसने देखा, जो तीसरा देखा मेरे बेटा, तो उसने देखकर ये कहा, आपको अच्छा लगने वाला है। देखिए सर, उस भाईजान ने ये कहा कि भाई साहब 10,000 या जो भी है 20,000 बोल लो, उनमें से कोई एक अल्फा कण या दो अल्फा कण ऐसे निकल के आए, तो जिस मार्ग पर गए थे उसी मार्ग पर वापस लौट आए। मतलब जहां पर जाते हैं, जिस दिशा की ओर ये जाते हैं, उसी दिशा पर ये वापस लौट आते हैं। ठीक है। तो यहां से उसने क्या कहा भाई? उसने क्या एक बात निकाली? उसने ये बात निकाली, मैं तीसरी बात यहां लिख देता हूं, कि लगभग 20,000 अल्फा कणों में से कोई एक अल्फा कण अपने मार्ग पर पुनः लौट आता है। पुनः लौट आता है। जिस मार्ग पर गया उस मार्ग पर वो वापस आ गया। तो इससे उसने क्या निष्कर्ष निकाला जी? यहां से क्या निष्कर्ष निकला? देखो, यहां से ये निष्कर्ष निकला कि अगर वो अपने मार्ग पर वापस लौट रहा है, इसका मतलब परमाणु का संपूर्ण भार कहां केंद्रित है? उसके सूक्ष्म धनावेशित भाग, जिसको आप नाभिक कहते हो, उसमें परमाणु का संपूर्ण भार क्या होता है? केंद्रित होता है। ठीक है। अरे भाई केंद्रित होगा तभी तो, जब वो उच्च वेग से अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर गए, ठीक है, इस तरह से जब वो गए, ठीक है, तो गए तो वो क्या हो गए? वापस रिबाउंड हो गए, वापस आ गए। जैसे आपको बॉल फेंकते हो, स्पंज की बॉल दीवार पे मारते हो, इस तरह से वो वापस तुरंत आती है लौट के। तो अगर अल्फा पार्टिकल्स जब तीव्र वेग से परमाणु पर डाले गए, सोने की पतली पन्नी पर डाले गए, और वो उसी मार्ग पर वापस लौट कर आते हैं, तो ये बात तो तय है कि सूक्ष्म धनावेशित भाग से टकराकर वापस आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि जो परमाणु का जो संपूर्ण भार है, परमाणु का जो संपूर्ण भार है, वो कहां केंद्रित होगा सर? वो केंद्रित होगा नाभिक में। तो तीसरी बात से क्या निष्कर्ष निकला जी? कि परमाणु का संपूर्ण भार उसके नाभिक में केंद्रित रहता है। ठीक है। यानी कि
यानी कि नाभिक में कौन रहते हैं? उस समय जब इस भैया ने खोज की थी तो उस समय भी रद बेटा क्या हुआ था, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो उस अंकल ने ये कहा कि साहब नाभिक में जो केंद्रित रहते हैं वो किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। जो परमाणु का जो मतलब संपूर्ण भार है वो संपूर्ण भार नाभिक में मौजूद रहता है। ठीक है। तो भैया ये तीन उसने मतलब प्रयोग करके प्रेक्षण प्राप्त किए और तीन प्रयोग मतलब इस तरह से प्रयोग करके जो तीन प्रेक्षण प्राप्त किए उससे उसने मेरे दोस्तों क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला। उसने ये तीन निष्कर्ष निकाले और इन तीन निष्कर्षों के आधार पर मेरे बनाओ, मेरे बच्चाओं, उसने इन तीन निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक प्रतिरूप आपके सामने पेश किया, दुनिया के सामने पेश किया। अब जो प्रतिरूप था परमाणु का वो दुनिया के सामने जो पेश किया गया वो क्या था मेरे भाई? चलिए इसको आपने उतार लिया होगा, आप आगे बढ़िए। ठीक है, ठीक है, ये मिट गया रे, रुको रे। हाँ जी, अब आगे बढ़िए सर। ठीक है, पेश खिदमत है, हम आपको बताते हैं। चल रहे ऊपर, आ जाओ। अब आइए सर। अब उसने तीन प्रतिरूप के रूप में क्या कहा सर? उसने पहली बात ये कही कि परमाणु का अधिकांश भाग जो रिक्त है, परमाणु के रिक्त भाग में, रिक्त भाग में कौन मौजूद रहते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। पहली बात उसने कहा कि परमाणु के रिक्त भाग में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ना, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं साहब? वृत्ताकार कक्षा में गति करते रहते हैं। ये लो, ठीक है। दूसरी बात क्या की मेरे भाई? उसने कहा कि परमाणु के केंद्र में सूक्ष्म धनावेशित भाग नाभिक होता है, ठीक है। परमाणु के केंद्र में नाभिक स्थित होता है जिसमें प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन उपस्थित रहते। बेटा न्यूट्रॉन की खोज उस समय तक नहीं हुई, बाद में उसको न्यूट्रॉन को उसमें सम्मिलित मान लिया गया, ठीक है। तो न्यूट्रॉन उपस्थित, प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं और परमाणु का जो संपूर्ण भार होता है वो नाभिक में केंद्रित रहता है, ठीक है। तीसरी बात उसने ये कही साहब कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। उदासीन होता है मतलब मतलब इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ठीक है प्रोटोनों की संख्या के बराबर होगी। ये तीन बातें उसने कहा। नाभिक की खोज का श्रेय मैंने जैसा कहा आपसे रदरफोर्ड को जाता है नाभिक की खोज करने का। तो यहां पर बेटा जो आज आप परमाणु के बारे में जानते हो, परमाणु के बारे में जो आप पढ़ते हो, वो परमाणु के बारे में जो तस्वीर क्लियर हुई वो तस्वीर क्लियर मेरे भाई रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड ने अपना ये प्रकीर्णन प्रयोग जो है उसके माध्यम से किया। लोगों ने इसको स्वीकार किया, ठीक है। लेकिन बेटा जैसे कि कोई चीज जो कई थीसिस कई लोग अपने सामने रखते हैं तो फिर उनके सामने दिक्कत क्या आती है? उनके सामने दिक्कत ये आती है कि अब कुछ लोग उसमें से दोषारोपण करने लगते हैं, उसमें से कमियां निकालते हैं। अक्सर ये होता है, कोई कोई इसने किसी थीसिस को रखा तो लोग बाग उसमें से कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते हैं और कमियां बताते हैं और उस कमियों का निवारण करने के लिए फिर कोई दूसरा सिद्धांत रखता है। इस तरह से क्या होता है, साइंस चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है मेरे भाई, ठीक है। तो भाई
रदरफोर्ड ने जो ये परमाणु प्रतिरूप दिया, आपको लगा, आपने देखा कि यार इसको तो आज भी मानते हैं, इसको सर्वमान्य मानते हैं। लेकिन क्या हुआ, इसमें कुछ दोष उन्होंने बतलाए गए, और वो दोष क्या बतलाए? सबसे पहले मैक्सवेल चाचा आगे आए। मैक्सवेल चचा, वो क्या थे बेटा? भौतिक वैज्ञानिक थे। और मैक्सवेल चचा का एक सिद्धांत था, आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे इसको। तो मैक्सवेल चचा का हमारा सिद्धांत ये था कि उन्होंने ये कहा कि साहब, हम एक बात जानते हैं कि कोई भी आवेशित पार्टिकल जो होता है, अगर वो किसी भी प्रकार से वर्तुल गति कर रहा है, तो बेटा आवेशित पार्टिकल अगर वर्तुल गति करता है, तो मेरे बच्चों, वो ये कहते हैं कि वो लगातार ऊर्जा का ह्रास करेगा। और जब वो लगातार ऊर्जा का ह्रास करेगा, तो मेरे बच्चों, वो भाई क्या होता है, वो धीरे 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 केंद्र में गिर जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या है? एक आवेशित कण है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है? वर्तुल गति कर रहा है। अरे नाभिक के चारों तरफ वर्तुल गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो नाभिक के चारों ओर वर्तुल गति कर रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का भी वही हर्ष होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को भी क्या करना चाहिए? वही सर्पिलाकार गति करते 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 कहां गिर जाना चाहिए? नाभिक में चला जाना चाहिए, यानी नाभिक में जाके फना हो जाना चाहिए। ठीक है। तो मैक्सवेल चचा ने कहा, बताइए, अगर ऐसा होता है तो आपका परमाणु सही नहीं है, और अगर ऐसा आप कहते हो कि भाई ऐसा नहीं होता, तो बताओ क्यों नहीं होता? तो भाई ऐसा के पास इसका जो कोई स्पष्टीकरण था, वो इसके लिए कोई भी स्पष्टीकरण हमारे भैया इसके रदरफोर्ड के, रदरफोर्ड इस बात को नहीं समझा पाया कि क्यों इलेक्ट्रॉन जैसे जो इलेक्ट्रॉन जो है, वो वर्तुल गति करते 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 नाभिक में क्यों नहीं गिरता है। ये भैया रदरफोर्ड, ठीक है। तो लोग पीछे पड़ गए, भैया कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। ठीक है। एक दूसरा बेटा स्पेक्ट्रमी वैज्ञानिक, स्पेक्ट्रमी वैज्ञानिक, बेटा स्पेक्ट्रमी वैज्ञानिक, जैसे हमने कहा था कि परमाणु, तो कार्बन के परमाणु का भार, से पिछले वीडियो में मैंने कहा था। ठीक है। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा तो देखिए भैया, बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है भाई। परमाणु भार, अणु भार, तुल्यांकी भार, आप देखिए तो सही, क्या यूजफुल नहीं है वो आपके लिए? बड़ा यूजफुल है यार, आपके इस पाठ्यक्रम का हिस्सा है। हमारे जो सेकंड ग्रेड जो शिक्षक आप बनने वाले हैं, ठीक है, एक रेपुटेड शिक्षक जो आप बनने वाले हैं, तो उनके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। ठीक है, आप उसको देखिए। तो मेरे भाइयों, तो ये बात जो बात कही स्पेक्ट्रमी वैज्ञानिक को भी आगे आए, उन्होंने कहा, मित्रों, कि हमें ये ज्ञात हुआ है कि जो परमाणु के जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, वो परमाणु के स्पेक्ट्रम रेखीय प्राप्त होते हैं। स्पेक्ट्रम की चर्चाएं हम अलग से करेंगे। अभी तो केवल इतना समझे, दोष को आपको मैं दोष को बतला रहा हूं रदरफोर्ड के। तो दूसरा दोष क्या लगा साहब? स्पेक्ट्रम वैज्ञानिक ने कहा कि प्रत्येक परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम आता है। क्योंकि प्रत्येक परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम आता है, तो इन्होंने कहा, महात्मा तुम ये समझाओ कि परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड के पास इस बात का कोई जवाब, रदरफोर्ड परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पाया। तो लोगों ने, ओ हो, अब तो भाई दाल में बिल्कुल डाला है। ठीक है। लेकिन बेटा, इतनी बात होने के बावजूद, मेरे बच्चों, इतनी बात होने के बावजूद, ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को नकार दिया गया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को नकारा नहीं गया, लेकिन उसको पूरी तरह से परमाणुकता भी उसको नहीं मिल पाई। कहते हैं ना, वो ठप्पा नहीं लगा कि भाई तू बिल्कुल करेक्ट है, तू बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो दो दोष थे वो बहुत बड़े थे, वो दोष। ठीक है। और दोनों दोष का निवारण लोगों को नहीं हुआ, इसलिए साहब ये दोष बहुत बड़े माने गए, और रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप को उतनी क्या बोलूं, सफलता नहीं मिल पाई। ठीक है, उस समय तक। बाद में, यहां तक मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं, मेरी बातें शायद आपने नोट कर ली होंगी। बाद में एक और वैज्ञानिक का जन्म हुआ, आप जानते हो, हैं? आप जानते हो,
तो कमेंट्स करके मुझे बताइए, चलिए कमेंट्स करके मुझे बतलाइए कि वो उस महानुभाव को आप क्या कहते हो? ठीक है? जिसके मॉडल को आज तक हम लोग मानते हैं। हाँ, ठीक है? देखते हैं कमेंट्स में। हाँ जी, नील्स बोर परमाणु प्रतिरूप के बारे में फिर आया नील्स बोर का प्रतिरूप। ठीक है? नील्स बोर ने मेरे बच्चों एक ताज्जुब वाली बात यह है कि नील्स बोर ने कोई किसी प्रकार से परीक्षण नहीं किया। नील्स बोर ने कहीं कोई रूप से मतलब प्रयोग नहीं किए। नील्स बोर ने कोई प्रयोग नहीं किया बेटा। ठीक है? कहीं कोई प्रयोग नहीं। इसलिए नील्स बोर बातें की, उसने तीन परिकल्पनाएं दी बेटा उसको। उसको बोलते हैं नील्स बोर की तीन परिकल्पनाएं। वो नील्स बोर ने तीन परिकल्पनाएं दी। परिकल्पना का मतलब समझ गए आप? क्योंकि प्रयोग प्रयोग नहीं किया भाई। भाई ने स्टेटमेंट जारी किया, ऐसा होगा। ठीक है? उन्होंने स्टेटमेंट जारी किए और बेटा एक ताज्जुब वाली बात है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए थे वो ऐसा नहीं था। हाँ, प्रायोगिक आधार नहीं था, लेकिन सैद्धांतिक आधार था, बल्कि उसका गणितीय कोई ना कोई रीजन था। ठीक है? मैं उन सब रीजनों के बारे में चर्चाएं करूंगा। तो नील्स बोर चच्चा ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, आप इस परमाणु मॉडल को पूरी तरह से स्वीकार कीजिए। मैं कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल साफ। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, उसमें इलेक्ट्रॉन वर्तुल गति करता है, नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षों में करता है, नाभिक धनावेशित होता है और उस नाभिक में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज बाद में हुई थी, तो उसको नाभिक में ही माना गया। और यह माना गया कि परमाणु का संपूर्ण भार कहाँ होता है? नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत ही नगण्य होता है। ये सारी बातें उसने, भैया बच्चा सही कह रहा है, रदरफोर्ड सही कह रहा है, आप चुपचाप। ठीक है? तो लोगों ने कहा भाई रदरफोर्ड सही कह रहा है तो तू बता दे, उसने जो उसके जो दोष थे तो तू बता। ठीक है? कि भाई ये दोष कैसे निकलेंगे? तो साहब नील्स बोर ने अपनी पहली परिकल्पना जारी की। उन्होंने कहा कि भाई सुन ले रहे मैक्सवेल, ध्यान से सुनियो भैया मैक्सवेल। क्या? कि साहब परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो नाभिक के चारों ओर वर्गाकार कक्षाओं में जो गति करते हैं, तो ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे और ना ही ऊर्जा का अवशोषण। कर ले बात भाई। ठीक है? क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भैया वर्तकार कक्षों में गति करने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो नाभिक के चारों वर्तकार कक्षों में गति कर रहा है, ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और न ही ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ठीक है? शांति पकड़ो। और उन्होंने ऐसी ऊर्जा अवस्थाएं जो कहा कि परमाणु में इस प्रकार की जो ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, बेटे परमाणु में ये ऊर्जा अवस्थाएं कैसी होती हैं? उन्होंने कहा परमाणु में ऐसी ऊर्जा अवस्थाएं कैसी होती है? सरकार नगण्य होती हैं। ठीक है? ये ऊर्जा अवस्थाएं इस तरह से होती हैं जो कि कितनी नगण्य गलत बोल गया साहब। कितनी होती है साहब? अनंत ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, अनंत। ये प्रथम ऊर्जा अवस्था है, ये द्वितीय ऊर्जा अवस्था है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, पंचम है। ऐसे करते करते अनंत ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं। और इन ऊर्जा अवस्थाओं की ऊर्जा क्या होती है? हमेशा नियत रहती है और इसी को बोलते हैं स्थिर ऊर्जा अवस्था। ये स्थिर ऊर्जा अवस्था है। इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी एक स्थिर ऊर्जा अवस्था जो है उसमें नाभिक के चारों ओर गति करता रहता है। तो साहब मैक्सवेल भैया को जवाब मिल गया। ठीक है? मैक्सवेल से कहा भाई तू जो सोच रहा है ना वो इसलिए नहीं है क्योंकि हर परमाणु के पास अनंत ऊर्जा अवस्था होती है और प्रत्येक ऊर्जा अवस्था क्या होती है? वो स्थिर होती है। तो देख तू समझ पा है नहीं? उसको समझा दिया भाई प्यार से। अब लोगों ने कहा महाराज ये तो बहुत ही बढ़िया बात बता दी आपने, बड़ी प्यारी सी बात कह दी। उन्होंने कहा महादेव अब ये भी बता दे, ये भी समझा दो कि जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा अवस्था में घूम रहे हैं जिसको तुम स्थिर ऊर्जा अवस्था बोलते हो, महाराज ये भी बताओ कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऊर्जा अवस्था में गति करता है? ये भी बता दो लगे हाथ। ठीक है? ये भी बताओ। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये एक एक दोष माना जाता है कि वो ये साबित नहीं कर पाए कि वो जो ये बात लेकर आए थे, वो जो ये फंडा लेकर आए थे, कौन सा वाला?
जिसके बारे में अभी मैं चर्चा करने वाला हूं, उन्होंने कहा कि साहब इलेक्ट्रॉन उसी ऊर्जावस्था में गति करेगा जहां पर उसका जो कोणीय संवेग होगा, कोणीय संवेग बेटा एमवीआर, कोई भी अगर वर्तुल गति करता है उसके कोणीय संवेग को हम लोग एमवीआर से व्यक्त करते हैं। जो कोणीय संवेग है वो h अपॉन 2 पाई का बहुसमाकलन होता है। बहुसमाकलन गुणज होता है, बहुसमाकलन होता है। ठीक है, यानी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? बहुसमाकलन गुणज जो है हम लोग कहते हैं भाई कि तू इसको कैसे लिख सके हैं? हमने कहा जी आप इसको ऐसे लिख दीजिए, एम वी आर तो इसका कोणीय संवेग हो गया, और इसका जो h अपॉन 2 पाई का बहुसमाकलन गुणज जो आएगा वो क्या आएगा? 2 पाई। तो यहां से उसने बोर ने एक और परिकल्पना, अपनी दूसरी परिकल्पना को जारी कर दिया। ठीक है, उसने कहा मैं ये भी बताता हूं अब कि हमारा जो भैया है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी स्थायी ऊर्जावस्था में गति करेंगे। उन्होंने कहा भाई वहां करेंगे जहां उसका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण समाकलन गुणज होगा। ठीक है, राइट, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मेरे भक्तों, मेरे प्यारे प्यारे मुन्नों, ये एक गणितीय संबंध तो उसने दिया, और प्रथम जो परिकल्पना थी कौन सी? ये द्वितीय परिकल्पना से प्राप्त गणितीय संबंध था। और जो प्रथम परिकल्पना थी मेरे भाई, वो प्रथम परिकल्पना क्या कही थी कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वर्तकार कक्षाओं में गति करते हैं, और ऐसे किसी वर्तकार कक्षा में गति करने वाला इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता, ना ऊर्जा का अवशोषण। बताई थी ना। अब एक बात आप लोग इस बात को जान लें, समझ लें। अरे मेरे भाई, अरे मेरे प्यारे, इस बात को तू समझ ले। क्या समझेगा भाई? तो मैं बता रहा हूं तेरे को। अरे मिट जा रे। ठीक है, हाँ जी। तो ये बात समझ लो कि ये एक ऊर्जा स्तर है, ये ऊर्जा स्तर है, और ये नाभिक है। हैं? अब बता भाई, नाभिक में कौन रहते हैं? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के चार्ज को ई के बराबर माना। इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का चार्ज समान होता है। अब प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या बताओ साहब। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक को जेड से व्यक्त करते हैं। तो नाभिक पर उपस्थित आवेश, ठीक है, नाभिक पर उपस्थित आवेश कितना आया? नाभिक पर उपस्थित जो आवेश है, वो नाभिक पर उपस्थित आवेश कितना आया सर? रेडी। और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, आवेश वो कितना है सर? ई। और अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है भैया, इसके बीच की दूरी जो आर है, इसके बीच की दूरी क्या है साहब? आर। तो मैं कहूंगा कि जो त्रिज्या है वो आर है। तो भैया आकर्षण बल, आकर्षण कुलाम ही है आकर्षण बल। जो आकर्षण बल बोलते हैं फिजिक्स वाले अंकल जो बोलते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी जेड ई ई अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि कितना हुआ? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। और हम लोग जो देखो बेटा, इसका जो के का मान 1/4πε0 होता है, लेकिन हम लोग इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आकर्षण बल हो गया सर, जो कहां लगेगा? तो जो नाभिक की ओर लगेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन वर्तकार कक्षा में गति कर रहा है, वर्तकार कक्षा में, ठीक है, वर्तकार कक्षा में गति करने के लिए, देखिए, एक बल अगर यहां लग रहा है तो दूसरा बल कहां लगेगा? इसके विपरीत। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि जो आकर्षण बल है वो केंद्र से दूर की ओर जो लग रहा है वो अपकेंद्रीय बल हुआ, अपकेंद्रीय बल के बराबर। यानी जो आकर्षण बल है वो जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि हमने के को 1 मान रखा है यहाँ पर। और जो अपकेंद्रीय बल है बेटा वो आता है एम वी स्क्वायर अपॉन। ठीक है, ये फिजिक्स का लोचा है, इसमें हम घुसना नहीं चाहते हैं। हम बस केवल ये देखना चाह रहे हैं कि बोर की जो परिकल्पना थी उसका जो पहला परिमाण, जो परिणाम निकल कर आया गणितीय रूप से, वो क्या निकल कर आया? वो निकल कर आया सर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन
आर। और जो दूसरी परिकल्पना थी उसके लिए क्या बेटा गणितीय सूत्र निकल कर आया कि कोणीय संवेग जो है वो हमारा h अपॉन 2 पाई का पूर्ण समाकलज गुणज जो होता है यानी कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ये थी बोर की दोनों परिकल्पनाएं और उम्मीद है मेरे साथ साथ आपने उन बातों को नोट कर लिया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं और आप उस बात को नोट कर रहे हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। अब बोर की तीसरी परिकल्पना क्या थी दादा? बोर की तीसरी परिकल्पना क्या थी? लो भाई साहब पैरों में पड़ गए भाई। उन्होंने कहा दादा वाह 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 वाह, आप तो साहब ग्रेट हो, तुसी ग्रेट हो। अब चाचा ये बता दो, तुमने तो ये बता दिया। ठीक है, अब स्पेक्ट्रमी वैज्ञानिकों ने कहा महादेव अब तू ये तो बता दे भाई मेरे कि ये जो हमारा जो रेखिल स्पेक्ट्रम आ रहा है वो रेखिल स्पेक्ट्रम क्यों आ रहा है? अगर रेखिल स्पेक्ट्रम अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का उत्सर्जन भी कर रहा है और ऊर्जा का क्या कर रहा है सर? अब तो ये प्रभु, ये महात्मा, बता तो सही भाई ये कैसे हो गया? मैंने कहा मैंने कब मना किया कि इलेक्ट्रॉन वर्तगार कक्षा में जब गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करेगा। उन्होंने कहा मैंने तो ये कहा था कि एक ही उस जो स्थायी ऊर्जा अवस्था में जब तक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ये अपनी ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ नाभिक के चारों तरफ गति कर रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण नहीं करेगा। लेकिन अगर एक ऊर्जा अवस्था को छोड़कर दूसरी ऊर्जा अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है, संक्रमण करता है, तो बोलते हैं संक्रमण। ठीक है, एक ऊर्जा अवस्था से कुदक के दूसरी ऊर्जा अवस्था में कुदुक कुदुक करता है, अगर एक से उधर कुदक के दूसरे में पहुंच गया, दूसरे से तीसरे में पहुंच गया, अरे भाई साहब हर आदमी का मन करता है अरे यार बाहर घूमने जाएं। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से अगर संक्रमण कर रहा है तो ऊर्जा का अवशोषण भी करेगा और ऊर्जा का उत्सर्जन भी। भाइयों ने कहा महाराज अब ये बताओ महाप्रभु कब अवशोषण होगा और कब उत्सर्जन होगा? उसने कहा अरे यार इसमें कौन सी बात है? देखो, उसने कहा कि ये देखो नाभिक है जी, ये नाभिक है हैं? और ये ऊर्जा अवस्था है, ये ऊर्जा अवस्था है सबका, ये ऊर्जा अवस्था। एक होती है अनंत ऊर्जा अवस्था। ठीक है, एन इजिकल टू और ये जो एन इजिकल टू इंफिनिटी होती है इसमें ऊर्जा का मान होता है 0 और इसका मान होता है अधिकतम। ये मैं थोड़ी बार में बताऊंगा कि भाई इसका मान अधिकतम क्यों होता है और ये 0 क्या है, ये सारा लफड़ा बताऊंगा। और ये एन इजिकल टू 1 है, यहाँ ऊर्जा कैसी होती है? न्यूनतम होती है, इसकी ऊर्जा न्यूनतम है। ठीक है, यहाँ ऊर्जा कैसी? यहाँ ऊर्जा है न्यूनतम और यहाँ ऊर्जा है साहब अधिकतम, जो आप 0 मान रहे हो। इसने कहा भक्तों के बालकों, उसने कहा जी देखो जी अगर आप ये कहते हो कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा अवस्था से अगर उच्च ऊर्जा अवस्था में गया, कहीं भी गया, मान लो उच्च ऊर्जा अवस्था में गया, यानी निम्न से निम्न ऊर्जा स्तर से अगर उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, ये बेटा अच्छी बात है, ऊर्जा स्तर में जाता है, इलेक्ट्रॉन में जाता है तो वह ऊर्जा का क्या करेगा? ऊर्जा का निम्न से कहां जा रहा है? उच्च में। तो बेटा उसको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ये लो साहब। और इसके विपरीत अगर वो बेटा उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में आता है, उच्च ऊर्जा स्तर से यदि निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आता है तो वह ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। भाई सीधी बात, नो बकवास। अगर उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, अगर निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा साहब? अवशोषण करेगा। अब एक बात और समझ लो थे तो हमारे लिए अच्छी बात है, वो ये बात है साहब कि ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण, जो अवशोषण होते हैं वो ऊर्जा के निर्धारित मान, निर्धारित मान जिसको आप क्या कहते हो? क्वांटा के रूप में होता है।
ये लो जी। ऊर्जा का जो उत्सर्जन या अवशोषण होता है तो ऊर्जा के एक निर्धारित मान जिसको आप क्या कहते हो क्वांटा, उसके रूप में होता है। प्रकाश के लिए बेटा इसे क्वांटा को फोटोन कहते हैं। एक क्वांटा का जो मान है वो क्वांटा का जो मान होता है सर, वो क्वांटा का मान होता है ई, जो है आपका डेल्टा ई जो है उसको एच न्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। एच न्यू क्या है बेटा, आगे की कहानी है। एच प्लांक नेतांक है, न्यू आवृत्ति है, ये आगे बताई जाएगी। तो एक क्वांटा का जो मान है वो बेटा एच न्यू के बराबर होता है। तो वो क्या करता है कि क्वांटा के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। ठीक है, यहां से उसको गणितीय रूप से तीसरा एक संबंध मिला और वो मिला डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एन टू माइनस ई एन वन इज इक्वल टू एन एच। ठीक है, यहां से आप क्वांटा की गणना कर सकते हैं। ये बोर की परिकल्पना से प्राप्त तीसरा गणितीय संबंध आया है। ठीक है बालकों, बालकों, हे विद्यार्थियों, हे छात्रों, अब यार यहां पर इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, बोर की तीनों परिकल्पनाएं बताई, आपको मैंने ये बताया कि बोर बाबा क्या सोचते हैं, बोर बाबा ने क्या कहा। अब अपन चलते चलते आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए रखते हैं और उसको बात करता हूं। जो सेकंड बात जो उस भाई ने जो सेकंड परिकल्पना दी थी और उस आधार पर बेटा कोणीय संवेग का मान कई बार हमारे कंपटीशन एग्जाम में आता। कैसे, आप जरा एक बार थोड़ा सा ढूंढिए, यहां पर नजर डालिए। क्या था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू। यहां जो एन का मान है वो एन विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, विभिन्न ऊर्जा स्तर है, और इस एन का मान एक से लेकर कोई भी पूर्णांक आप लिख सकते हैं। ओके, तो आपसे प्रश्न क्या पूछता है, जैसे आपसे पूछ लेगा द्वितीय ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा। और आपको विकल्प दे दिए जाएंगे क्या, आपको विकल्प क्या दिए जाएंगे साहब, एच अपॉन पाई, दूसरा विकल्प एच अपॉन पाई, तीसरा विकल्प मेरे भाई 3h/2 पाई, और चौथा विकल्प जो आपके पास आएगा वो आपके लिए दिया गया 2h/3 पाई। देखो मेरे भाई, अब आप इस चीज को कैसे सॉल्व करोगे, इस चीज को सॉल्व कैसे किया जाएगा बताइए। कुछ नहीं करना, अरे टुच्चा क्वेश्चन है ये, टुच्चा। आपको क्या करना है, एन का मान उस भाई ने 2 दे रखा है, आप इसमें रख दो, तो एम वी आर इज इक्वल टू क्या आ जाता है 2h/2 पाई। आप देखिए मेरे भाई, यहां से कट गया और हमारे पास ये भड़कता हुआ तड़कता हुआ हमारे पास तड़तड़ करता हुआ आंसर हमारे पास आ गया। इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछता है कि बोर की परिकल्पना का पहला बता रही, दूसरा बता रहे, तीसरा बता। अब बेटा यहां से है ना हमारे पास अब न्यूमेरिकल की बारी आनी स्टार्ट हो जाएगी। हम छोटे 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 न्यूमेरिकल करना हम सीखेंगे। ठीक है, आज मेरे भाइयों, आज मेरे बेटाओं बेटियों, आज हमने आपको क्या समझाया, आज हमने विभिन्न परमाणु मॉडलों के बारे में बात की, थॉमसन से स्टार्ट किया और बोर पर जाकर हमने बात को खत्म किया। बोर ने क्या कहा आपके समझ में आया, बोर की परिकल्पना क्या थी आपके समझ में आया। अरे तो आया तो आपको क्या करना है, आप इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो ये जो हमने प्लेटफॉर्म है, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है इंस्पायर एकेडमी जयपुर का नाम से, जो हमारा डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, इस पे हम जो आपके लिए सेकंड ग्रेड शिक्षक के लिए आपके लिए जो पेपर लेकर आए हैं, जो आपके लिए केमिस्ट्री की क्लास लेकर आए हैं, आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, है ना। ये तो प्रचार हो गया यार। तो चलिए, आप बेटा इन न्यूमेरिकल को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग आगामी जो आकर्षण आपके सामने लेकर आने वाले हैं वो हम बात करेंगे बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करना, बोर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना। ठीक है, हम लोग ऊर्जा पूछेंगे, हम लोग फिर धीरे 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 बढ़ते 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 स्पेक्ट्रम की ओर जाएंगे। तब तक क्या करेंगे, अरे तब तक इस क्लास को 1-2 बार और देख लो रे, नोट्स नहीं बना पाए तो नोट्स बना लो रे। ठीक है,
फिर मिलेंगे सरकार हम लोग आपके पास चलते-चलते। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा आप खुश रहिएगा, ठीक है? राधे-राधे, जय श्री राम, धन्यवाद।